नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं जनसंचार 24 न्यूज। तो बता दें कि सारण स्नातक चुनाव 2023 के बीजेपी प्रत्याशी महाचंद्र प्रसाद के जनप्रतिनिधि शंभू प्रसाद सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे कुछ सवाल का जवाब देंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये सारण स्नातक चुनाव है, महाचंद्र बाबू एक बार नहीं कई बार से एमएलसी रह चुके हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। और महाचंद्र बाबू का जहां तक सवाल है कि 36 वर्षों तक विधान परिषद का प्रतिनिधित्व किए हैं। विधान परिषद के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने बिहार में एक अपना अलग पहचान बनाया है। चाहे वो बिहार के किसी कोने से कोई भी व्यक्ति, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी जिले का हो, अगर महाचंद्र बाबू के यहाँ गया है तो उन्होंने कभी किसी भी व्यक्ति से ही नहीं पूछा कि आप किस जिला के हैं, किस जाति के हैं, किस संप्रदाय के हैं। उन्होंने मतलब निर्विवाद रूप से, चाहे वो उसको जिस तरह की जरूरत है, उन्होंने जाने वाले व्यक्ति का हर का जरूरत के हिसाब से मदद किए हैं। इसलिए पूरे राज्य में उनका एक अपना अलग पहचान है। जहां तक काम का सवाल है तो यूनिवर्सिटी, जेपी यूनिवर्सिटी जो बना है, जेपी यूनिवर्सिटी के निर्माण से लेके काफी उनकी बड़ी भूमिका रही है। उसके भू अर्जन, भूमि के अधिग्रहण से लेके वो जेपी यूनिवर्सिटी और या डेवलपमेंट के लिए भी, चाहे वो सड़क निर्माण का सवाल हो। 5 जिला पड़ता है सारण ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी में। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, उनका नेम प्लेट जरूर पाइएगा। तो महाचंद्र बाबू का काम करने का स्टाइल पूरे राज्य में अपना एक अलग पहचान बनाए हुए है। आज उसी पहचान के बदौलत कुछ चुनाव हम लोग जहां कहीं भी जाते हैं तो जहां जाते हैं वहां पहले ही से कि महाचंद्र बाबू के भाई हम ऋणी हैं, हम उनको निश्चित तौर पर वोट देंगे। मतलब उनके यहाँ न पार्टी का कोई बंधन है, न कोई जाति का बंधन है, वे सबके उम्मीदवार हैं। जैसे आपने कहा कि महाचंद्र बाबू 36 दशकों से एमएलसी रहे हुए हैं, जब उन्होंने इतने अच्छे कार्य किए हैं तो पिछले चुनाव में वो क्यों हार गए? पिछले चुनाव में हारने का कारण मुख्यमंत्री अपनी सारी शक्ति लगा दिए थे। आरसीपी सिन्हा के माध्यम से उन्होंने सरेआम मतदाताओं को खरीदने का काम किया। अपने एजेंसी को लगा के, अपने सरकार की सारी शक्ति को लगा के कि महाचंद्र बाबू ही जीतन राम मांझी को प्रोजेक्ट किए और उन्हीं के चलते ही मतलब इतनी बड़ी वो लोग अपना दुश्मनी बना लिए। उस सरकार की सारी शक्ति लग गई महाचंद्र बाबू को हराने में। तब मतदाता के वोट से नहीं हारे हैं, बिहार सरकार ने उनको हरवा दिया। अब विगत चुनाव भी जीते थे। क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में वो फिर से एक बार विजयी होंगे? एकदम, अब की बार तो कोई लड़ाई ही नहीं है नजदीक से। हम लोग जहां कहीं भी जाते हैं, चाहे उनके यहाँ तो जाति का कोई बंधन है नहीं, संप्रदाय। आज भी हम जहां जहां गए हैं तो मैक्सिमम यादव के यहाँ, मैक्सिमम मुस्लिम समुदाय के यहाँ, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता है, वे मुस्लिम समुदाय का नौजवान टीचर कि नहीं हम लोग महाचंद्र बाबू को वोट देंगे। यादव में भी आरजेडी के लोग, जदयू के लोग हम लोगों को समर्थन कर रहे हैं। इसलिए अब की बार नहीं जीतने का कोई सवाल नहीं है। सरकार की सारी शक्ति लग जाएगी, हम लोग अब फिर हारने वाले नहीं है किसी भी स्थिति में। जनता चूंकि हम लोगों को अच्छे मत से अब की बार विजयी बनाएगी। जहां तक कि आप बात कर रहे हैं कि जेपी यूनिवर्सिटी के निर्माण से लेकर उसको अच्छी सुचारू ढंग से चलाने तक का प्रयास महाचंद्र बाबू का रहा है, तो फिर इसके बावजूद जो युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जाता है, 5 साल में जो उसको स्नातक की डिग्रियां दी जाती है, उसके ऊपर क्या करना चाहेंगे? इसके लिए उन्होंने क्या कदम उठाया? अब तो सत्ता में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे वो आपके सामने आएगा। अभी तो हम प्रतिपक्ष में हैं। सरकार से छात्रों के लिए मांग करना, उनके रोजी रोजगार की व्यवस्था करना। अभी यूनिवर्सिटी में जो कुछ छात्र जो एम्प्लॉय थे उनको हटा दिया गया था, उनके पुनर्नियोजन के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा, उसको मतलब उसमें उन लोगों को न्याय मिला है, कामयाबी मिली है। तो बेरोजगारों के रोजगार का जहां तक सवाल है, 20 से 25 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, हमारी सरकार बनेगी। हम लोग प्रयास करेंगे कि बिहार के बेरोजगारों को रोजगार मिले, नौकरी मिले,
एक आदमी वैसा न हो जो बिना रोजगार का हो, वैसा कोई खेत न हो जो बिना जहाँ पानी का व्यवस्था न हो। हम लोग हर हाथ को काम और हर खेत को पानी देने का काम करेंगे। 20 से 25। जैसे कि अभी आपने कहा कि 5 सालों से अगर दूसरे पार्टी सत्ता में है तो इस कारण से यूनिवर्सिटी सुचारू ढंग से नहीं चल पा रही है, लेकिन ये आज की बात नहीं है, ये 2014-12 से ही गड़बड़ हुई है, जिस कारण से रिजल्ट लेट से आता है और लेट से डिग्रियां दी जाती है। तो इससे उस समय तो ये भी थे। देखिए, मुख्यमंत्री की और शिक्षा मंत्री की, सरकार की सबसे बड़ी भूमिका विधान पार्षद का अपना दायरा सीमित होता है। यूनिवर्सिटी का व्यवस्था और कंट्रोलिंग वो सब गवर्नर और राज्य सरकार के जिम्मे होती है। विधान परिषद जो स्नातक हमारे प्रतिनिधि हैं, उनका असेंबली में सवाल उठाना, काम तो करना सरकार का काम है। तो अब तो ये मंत्री थे नहीं उस वक्त, तो इनका काम था कि हम यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट के लिए यहाँ अच्छी व्यवस्था हो, छात्रों के लिए, इस सब के लिए लड़ाई हमेशा लड़ते रहे हैं, सड़क से लेके विधान परिषद तक। बात करते हैं शिक्षकों के स्थानांतरण की, वो क्यों नहीं हो पा रही है? अब तो स्थानांतरण करना हमारा काम है, उनके हित की रक्षा के लिए सरकार से सवाल करना, गवर्नर के यहाँ जाना। तो हम इस मामले में माचंद्र बाबू कहीं चूकते नहीं है। अगर कोई भी अगर स्थानांतरण के सवाल पर या किसी भी बात को लेके जाता है तो उसके लिए जरूर पहल करता है, करना तो काम सरकार का है। इस बार चुनाव जीतने के बाद माचंद्र बाबू शिक्षकों के इस मुद्दे को उठाएंगे विधान परिषद में? निश्चित उनका तो इतिहास रहा है, नहीं उठाने का कोई, हमारा तो एजेंडा में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम क्या करेंगे जीतने के बाद। तो वो सब स्पष्ट है कि शिक्षकों के लिए और छात्रों के लिए, जेपी यूनिवर्सिटी के भविष्य के लिए उनसे जितना बन पाएगा निश्चित तौर पर करेंगे। और शिक्षक में ही बात करें तो वित्त रहित शिक्षक जो हैं, उनको दशकों से पेमेंट नहीं हो पाई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? वित्त रहित शिक्षकों के बारे में अब हमारा जो उनके हित में जो भी कदम उठाने की जरूरत पड़ते जरूर निश्चित तौर पर सरकार पर दबाव बनाएंगे तो उनके परमानेंट उनके हित की व्यवस्था हो। अगर हमारी सरकार बनेगी तो ज्यादा हम उसमें मदद कर पाएंगे, अगर नहीं बनती है तो भी हम उनकी लड़ाई निश्चित तौर पर लड़ेंगे। जैसे कि आपने कहा कि तो अगर मेरी सरकार बनती है तो मान लीजिए कि महाचंद्र प्रसाद जी यहाँ से जीत गए और अभी तो सरकार चल रही है महागठबंधन की, तो क्या इसके बाद है कि मुख्यमंत्री जी इनके बातों को सुनेंगे? अभी तो मुख्यमंत्री और सरकार स्वतः लगता है कि बीमार रोग से ग्रसित है। अभी सरकार से अपेक्षा करना बेकार है, जो स्वयं मुख्यमंत्री और उसका कैबिनेट अभी मतलब कब क्या होगा कहाँ नहीं जा सकता है। तो वैसे सरकार से अभी हमारी भी कोई अपेक्षा नहीं है। हम जनता से 20 से 25 के बारे में जो आने वाला विधानसभा का चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी को लोग बहुमत दें, हमारी सरकार बने, हम जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे, हमारी पार्टी पूरा करेगी। रही बात स्नातक की बात हो रही है तो देखा जाए तो अभी तक जितने भी स्नातक के विद्यार्थी हैं वो सभी लोग डिग्री लेकर और बेरोजगार बैठे हुए हैं, इसके लिए क्या करेंगे? हमारा तो प्रयास करना ही तो सरकार का विराट पैमाने पर यार जो बेरोजगार बिहार में जो बेरोजगारी की समस्या है वो तो अब जब तक हमारी सरकार नहीं बनती है तो ये अभी जो पूरे सिस्टम को चौपट करने का काम किया। मतलब अभी बिहार की जो माननीय लालू जी और माननीय नीतीश जी की जो सरकार है जो 32-33 वर्षों से आ रही है, इन्होंने पूरे सिस्टम को ही चौपट करने का काम किया है। अभी जो लड़का एंटर सीट पर नाम रोल सीट नहीं भर सकता है वो तमाम लड़के फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं। हम आश्चर्यचकित हो गए कि बताइए जो स्थिति है इस स्थिति में वैसे छात्र का भविष्य क्या होगा। तो ये सरकार को लोगों को नासमझ मतलब केवल डिग्री बांटने का काम कर रही है। लेकिन हम लोगों की जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आने वाला जो असेंबली का चुनाव होगा, अगर हमारी सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था होगी और जो बेरोजगार लोग होंगे हम पहले ही बोले कि उनको रोजगार की व्यवस्था, खेतों को पानी की व्यवस्था निश्चित तौर पर सरकार के स्तर पर यह सब होगा।
तो बात करते हैं अतिथि शिक्षकों की। अतिथि शिक्षकों में यह है कि जिस दिन वो ड्यूटी करते हैं उस दिन उनका वेतन मिलता है, जिस दिन नहीं करते हैं उस दिन वेतन नहीं बन पाता है। तो क्या ये अतिथि शिक्षकों का शोषण कब तक होगा? निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में उन लोगों के बारे में हम लोगों का है कि जो भी अतिथि शिक्षक है उनको परमानेंट सरकार अभी नहीं, एक तरह से शोषण हुआ, शिक्षक का शोषण। मान लीजिए लंबे समय तक आप अतिथि शिक्षक के रूप में रखिए, फिर हटा दीजिए, तो ये अतिथि शिक्षकों को अस्थायी किया जाए। इसके लिए हम लोगों से जो भी बन पाएगा हम लोग करेंगे, हमारे नेताजी जरूर करेंगे। इस बिंदु पर हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक उनको अतिथि शिक्षकों को न्याय नहीं मिलता। शिक्षकों से पढ़ाई के अलावा अन्य भी कई, तो क्या ये कहाँ तक उचित है कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य कराया जाए? नहीं, शिक्षक को शिक्षण कार्य में ही रखना चाहिए। अगर विशेष परिस्थिति में वैसी कोई आपातकालीन स्थिति हो तो उसका उपयोग लिया जाए, नहीं तो प्रायः मतलब जो दूसरे कार्यों में सरकार जो शिक्षक लोगों को लगाती है वह नहीं लगाना चाहिए, उनको केवल शिक्षण कार्य में ही रखना चाहिए। जब एनडीए से नीतीश कुमार की और बीजेपी की जब गठबंधन की सरकार थी उस समय शराबबंदी हुई थी, और शराबबंदी में वो बोले थे कि शिक्षक भी इसका खबर पहुंचाएंगे किस जगह पे कहाँ पे शराब बिक रही है। तो नहीं किया गया। मतलब शिक्षक का यह काम, मतलब मुख्यमंत्री जी या सरकार की तरफ से जो आया कि या बिल्कुल उससे शिक्षक लोगों को केवल अपने कार्यों तक सीमित रखना चाहिए। अब दारू कौन लाता है, कौन बेचता है, और पुलिस क्या करेगी, एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग क्या करेंगे? शिक्षक का काम केवल शिक्षा देना है। वो शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे, इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। उसके लिए जो भी करना हो करे, लेकिन शिक्षक को दूसरे कार्यों में इमरजेंसी में लगा सकती है, लेकिन इमरजेंसी अगर कोई नहीं है, सामान्य स्थिति में दारू पानी के लिए शिक्षक का उपयोग करना शिक्षक के सम्मान के विपरीत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। यही शिक्षक यही जानना चाहते हैं कि इमरजेंसी के समय कोई भी काम हो तो कोई पीछे नहीं हटेगा, आम जनता से जो घोषणा करे कि ये काम आपको करना है तो करेगी। लेकिन ये शराबबंदी का जो है ये कहाँ तक उचित है? शराबबंदी में शिक्षक को लगाना बिल्कुल उचित नहीं, बिल्कुल उचित नहीं। तो क्या आपको लगता है कि ये चुनाव भी जातिगत वोटों की राजनीति होगी? नहीं, इस चुनाव में महाचंद्र बाबू के लिए कोई जातिगत लड़ाई नहीं है, कोई दलगत भी महाचंद्र बाबू, आज हम तो पहले ही बोल गए कि न उनके लिए कोई जाति की सीमा है, न कोई पार्टी की सीमा है, न कोई धर्म की सीमा है। महाचंद्र बाबू सबके उम्मीदवार हैं, सभी दल के लोग उनके साथ है। जदयू का लोग जो जदयू के उम्मीदवार हैं, जदयू से हमारे मित्र लोग, चूंकि मतलब हम लोगों के साथ है, आरजेडी का लोग है, कांग्रेस का लोग है। महाचंद्र बाबू एक तरह से भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं, लेकिन दूसरे लोगों का भी व्यापक स्तर पर उनको समर्थन मिल रहा है। वो जाति और पार्टी से ऊपर के उम्मीदवार हैं। लेकिन इनके जो प्रतिद्वंदी है वीरेंद्र यादव जी, वो तो बोल रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। कहने के लिए हर लोग स्वतंत्र है, लेकिन सच्चाई तो सबके सामने है। लोग बोल रहा है, मतलब हम अपने नहीं बोल रहे हैं कि हम लोग कहीं सभा में जाते हैं तो दूसरे लोग आते हैं, जो यादव समुदाय के लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने प्राश्चित किया है पूर्व में आपको चुनाव में वोट नहीं दे करके। स्टेट में सिसौनी एक दरियापुर में जगह है, वहां सभा हो रही थी, वहां 3 वहां के महत्वपूर्ण दरियापुर ब्लॉक से ज्यादा कि महाचंद्र बाबू को हम पूर्व में वोट नहीं दिए थे, जिसका प्राश्चित करने हम मंच पर आए। मतलब यही स्थिति महाचंद्र बाबू की है। मतलब उनमें एक अलग प्रतिभा है जिसके बदौलत सारे जाति के लोग, सारे धर्म के लोग उनके साथ लगे हुए हैं। जैसा कि आपने कहा कि पिछले चुनाव में मुख्यमंत्री जी ने अपनी सारी व्यवस्था को झोंक दिया था, सारे वोट को खरीदने का काम किया। क्या लगता है कि इस बार मुख्यमंत्री जी वोट को खरीदने का कार्य नहीं करेंगे? आखिर बार लोग बिकने नहीं जा रहा है, लोग भी बहुत सतर्क है। 6 वर्षों का हमारे पूर्व पार्षद जी का जो कार्यकाल रहा है, उसने
इतनी नाराजगी उनसे लोगों की बढ़ गई है कि वो कितना भी रुपया खर्चा करेंगे, उनकी वापसी नहीं होने वाली, उनकी वापसी नहीं होने वाली है। और हम जहां कहीं भी देखते हैं, क्योंकि पूर्व के चुनाव की दूसरी स्थिति थी, सरकार की सारी शक्ति लगी हुई थी। अब की बार वैसी स्थिति नहीं है। अब की बार वापसी का कोई सवाल नहीं है। अब की बार महाचंद्र बाबू का प्रवेश होगा अच्छे मतों से। सारण की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, क्या वहाँ के एडवोकेट इनका सपोर्ट कर रहे हैं? एडवोकेट का भी अहम रोल रहा है इस चुनाव में। मतलब विधि के जो लोग भी विधि प्रकोष्ठ के हमारे माननीय अधिवक्ता लोग हैं, वे लोग तो सबसे प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं। और प्रबुद्ध वर्ग का लोग तो खैर महाचंद्र बाबू के नहीं चाहने का कोई सवाल ही नहीं है। कल उनका विजिट है बार में, कल जाएंगे, वकील लोगों से मिलेंगे। आज हमारे पूर्व पार्षद भी आज घूमे, उनके साथ 5 लोग घूमने वाला नहीं था। और कल महाचंद्र बाबू भी जाएंगे। आपका जरूर प्रतिनिधि लोग जाएगा, देखिएगा वो क्या स्थिति है बार में। आज उनके साथ 5 लोग नहीं थे, लेकिन हो सकता है कि वो वोट को खरीद ले वहां पे। वकील लोग दिखेगा, मतलब ये कल्पना करिए, वकील लोग मतलब ये सब मतलब कल्पना से परे बात है। ये प्रबुद्ध लोगों का वोट है, इसमें दिखने गिरने वाला बात नहीं। मतलब कोई भी प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर बड़ा जय हाथ लगेगी। उस वक्त का चुनाव का स्थिति कुछ दूसरा था, आज कुछ दूसरा है। आज कितना भी रुपया खर्चा करने के बाद महाचंद्र बाबू की जीत होगी, मतलब वो कहीं से दो राय नहीं। जनसंचार के साथ जुड़ के आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब भाई मतलब काफी आपके माध्यम से मेरा आवाज जन जन तक जाएगा, इसके लिए हम आपके आभारी हैं कि आपने मौका दिया और मेरी आवाज को जनता के बीच पहुंचाने का अब काम करेंगे। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपको अपने तरफ से बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि फिर आपसे हमारी अगली मुलाकात हो। और आज जो आपने हमको अवसर दिया, इसके लिए हम आपको अपने दिल से धन्यवाद देते हैं। इसके लिए जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से तो जनता के हम लोग सेवक हैं। हम लोगों का दिन रात जनता का सेवा करना, उसी में हम लोग लगे हुए हैं। और जनता से भी हम निवेदन करेंगे, स्नातक तमाम मतदाताओं से, सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं से निवेदन करेंगे कि अब की बार आप इतिहास रचने का काम करिए। आने वाले दिनों में इतने मतों से कि बिहार में एक नया रिकॉर्ड बने। हम यही यहाँ के मतदाताओं से अपेक्षा करेंगे कि जिस तरह से महाचंद्र बाबू अपने 36 वर्षों के कार्यकाल में बिहार के लोगों का, केवल सारण के लोगों का ही नहीं, संपूर्ण बिहार का, सभी जातियों का, सभी संप्रदाय के लोगों का ईमानदारी पूर्वक सेवा किए हैं, तो उसका रिटर्न उनको मिलना चाहिए। आप वैसा रिजल्ट बनाइए जिससे पूरा इतिहास में एक अपना अलग पहचान महाचंद्र बाबू का इस चुनाव का बने। इन्हीं अपील के साथ हम लोगों से आग्रह करेंगे और निवेदन करेंगे। जनसंचार के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत आपके पूरे चैनल के साथियों को बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद।